आज हम लोग परफेक्शन आईएएस बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज डी डिस्कशन करने वाले हैं, जो 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ स्थल है, उस दूसरी तरफ द्वारा खोजा गया, यानी हड़प्पा, धौलावीरा, सुरकोटरा, लोथल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सदी, यानी सही सुमेलित को चुने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरकोटरा। सही सुमेलित को चूज करने के लिए कह रहा है, तो सुरकोटरा का जीपी जोशी होगा और बाकी सारे गलत हैं। तो एक का सी। प्रश्न संख्या 2 कहता है, निम्न पूरा पाषाण काल के लोग निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते थे? तो इसमें निम्न काल के लोग निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते थे? तो चॉपर का। प्रश्न संख्या 2 का आंसर ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। महापाषाणकालीन अंत्योष्टि स्थल साक्ष्य प्राप्त करते हैं। महापाषाणकालीन अंत्योष्टि स्थल साक्ष्य प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। तीन का ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 3 का ई हो जाएगा। विष्णु के सम्मान में स्तंभ की स्थापना करने वाला यूनानी राजदूत था। यानी विष्णु के सम्मान में स्तंभ की स्थापना करने वाला यूनानी राजदूत था। तो इसका हो जाएगा हेलियोडोरस, यानी ऑप्शन डी, हेलियोडोरस। निम्नलिखित में से कौन, प्रश्न संख्या 5 के निम्नलिखित में से या कौन सा से पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। सूची 1 में एक तरफ मोहनजोदड़ो है, चनहुद्रो है, रंगपुर है, हड़प्पा है। सूची 2 में बैलगाड़ी, पशुपति महादेव की मोहर है, मनका बनाने का कारखाना है, बलुआ पत्थर से बनी नर्तकी है। इसको सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यानी ए का 2, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? पशुपति महादेव की मोहर। कहने का मतलब बी का 3। इसी प्रकार से ऑप्शन सी इज करेक्ट। निवंश विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आपको इथनोग्राफी। इधर आप देख लेंगे, निवंश विज्ञान को कहते हैं इथनोग्राफी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निवंश विज्ञान संबंधित है, तो किससे संबंधित है? संस्कृति के वर्णनात्मक अभिलेखन से। ऑप्शन ए, एक मिनट, हाँ, ऑप्शन ए, नृवंश विज्ञान जो संबंधित है वह संस्कृति के वर्णनात्मक अभिलेखन से।
प्रश्न संख्या 8, दोहरी अंत्योष्टि के साक्ष्य पाए जाते हैं लोथल में। प्रश्न संख्या 8 का आंसर होगा डी, दोहरी अंत्योष्टि के साक्ष्य पाए जाते हैं लोथल में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सत्यमेव जयते लिया गया है, कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न संख्या 10 का आंसर डी हो जाएगा। दस का डी। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। प्रश्न संख्या 12, ऋग्वेद में दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है, यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यानी दशराग युद्ध जो है वह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी के तट पर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न 12 का ए, पुरुषनी नदी के तट पर। डैश ने डैश में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमार गुप्त प्रथम 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो 13 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध और जैन धर्म में सामान्य नहीं है? आत्मदमन जो है, प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मदमन जो है यह सामान्य नहीं है। संगम युग के दौरान कावेरी के दक्षिण में फैले क्षेत्र को कहा जाता था। संगम युग के दौरान कावेरी के दक्षिण में फैले क्षेत्र को क्या कहा जाता था, ये पूछा जा रहा है। तो तेनकरई नाडु यानी 15 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, तेनकरई नाडु। गौतम बुद्ध की माता का संबंध था। प्रश्न संख्या 16, गौतम बुद्ध की माता का संबंध था। कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध की माता का संबंध किस वंश से था? तो कोलीय वंश से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई चामुंडराय द्वारा। 17 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 17 का आंसर होगा चामुंडराय द्वारा। निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत के शासक राजवंशों का सही काल कालानुक्रमिक कर्म है? इन राजवंशों का कालक्रम पूछ रहा है। तो प्रश्न संख्या 18 का बी होगा, इसका आंसर बी होगा, हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान के त्रिरत्न सिद्धांत द्वारा सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान के त्रिरत्न सिद्धांत द्वारा महिमा मंडित धर्म है जैन धर्म। प्रश्न संख्या 20 का आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की?
प्रश्न संख्या 21 कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? गोसाल, मखली पुत्र गोसाल। 21 का डी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान कहलाता है। जैन धर्म में प्रश्न संख्या 22, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान कहलाता है कैबल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है? कैबल्य कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है? सांची। ठीक। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था? बौद्ध परंपराओं के अनुसार प्रश्न संख्या 24, बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था? चन्य था। कौन था? 24 का आंसर ए, चन्य था। चन्य। स्यादवाद संबंधित है। प्रश्न संख्या 25, स्यादवाद संबंधित है जैन धर्म से। स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से। प्रश्न संख्या 26 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री चीनी सम्राट की अनुमति के बिना भारत आया था, लेकिन चीन वापस जाने के बाद सम्राट द्वारा गुप्त रूप से उसे क्षमा कर उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया था? वेनसोंग का। 26 का आंसर बी होगा, वेनसोंग। प्रश्न संख्या 27, अशोक का ब्राह्मणी में लिखा शिलालेख पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप द्वारा। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किसने मंदिर निर्माण की बेसर शैली विकसित की थी? किसने मंदिर निर्माण की बेसर शैली विकसित की? तो वो विकसित किए थे चालुक्य ने। मुद्रा राक्षस लिखा था विशाखा दत्त। प्रश्न संख्या 29 का आंसर डी, मुद्रा राक्षस किसने लिखा? तो विशाखा दत्त। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? प्राकृत का। प्राकृत। कलिंग युद्ध की भयावहता का वर्णन करने वाला अशोक का शिलालेख है। यानी कलिंग युद्ध की चर्चा किस शिलालेख में? कहने का मतलब ये है कलिंग युद्ध की भयावहता का वर्णन करने वाला अशोक का शिलालेख है। तो कलिंग युद्ध की चर्चा किस शिलालेख में मिलती है? तो 13वां शिलालेख हो जाएगा। कलिंग युद्ध की चर्चा किस में मिलती है? 13वें शिलालेख में, 13। सातवाहन युग के भूमि अनुदान अभिलेखों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया था? तो विशिष्ट पर प्रतिबंध, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विशिष्ट पर प्रतिबंध। कौन सा शिलालेख जलकर का विवरण देता है? कौन सा शिलालेख जलकर का विवरण देता है? गढ़वाल शिलालेख जो है जलकर का विवरण गढ़वाल शिलालेख से मिलता है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां भाग है। प्रश्न संख्या 35,
ब्रह्मगुप्त, सॉरी ब्रह्मगुप्त नहीं, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां भाग होगा मित्र। हाँ ठीक है, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां भाग मित्र होगा। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में किसने व्याख्या की कि पृथ्वी की अपनी धुरी के चारों ओर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने। बिंदुसार के शासन के दौरान अशोक ने किस शिलालेख पर विद्रोह का दमन किया था? तक्षशिला। तक्षशिला, ठीक है। बराबर पहाड़ियों के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे? आजीवक। कौन थे? आजीवक। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैन कल्पसूत्र की सबसे पुरानी चित्रकारी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैन क्षेत्र कल्पसूत्र की सबसे पुरानी चित्रकारी से संबंधित है? मालवा और जौनपुर। प्रश्न संख्या 39 का आंसर बी, मालवा और जौनपुर। मौर्य राज्य द्वारा लगाए जाने वाला कर उदक भाग था। मौर्य राज्य द्वारा लगाए जाने वाला कर उदक भाग था। सिंचाई उपकर, सिंचाई पर उपकर, सिंचाई पर उपकर। प्रश्न संख्या 41 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ए, लोरिया नंदगढ़, जो सुमेलित सही नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 42, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीस। कौन थे? तो मेगास्थनीस थे। कौन थे? मेगास्थनीस। प्रश्न संख्या 43, अशोक के अधीन कलिंग प्रांत की राजधानी तोसाली को इस नाम से भी जाना जाता है। यानी अशोक के अधीन कलिंग प्रांत की राजधानी तोसाली को इस नाम से भी जाना जाता था। धौली के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न संख्या 43 का आंसर ए होगा, धौली के नाम से भी जाना जाता था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि से संबंधित नहीं है? प्रश्न संख्या 44, तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा कुजूल कडफिसेस का पुत्र था? निम्नलिखित में से कौन सा राजा कुजूल कडफिसेस का पुत्र था? कडफिसेस का पुत्र कौन था? बिम कडफिसेस जो था वह राजा कुजूल के पुत्र थे। संगम काल के दौरान महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर स्थित था? संगम काल के दौरान महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर स्थित था? गोदावरी नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 46 का आंसर डी,
निम्नलिखित में से किस रचना में प्राचीन न्याय व्यवस्था की झलक मिलती है? यानी किस रचना में प्राचीन न्याय व्यवस्था की झलक मिलती है? मृच्छकटिकम में न्याय व्यवस्था की झलक मिलती है। मतविलास प्रहसन नाटक का लेखक कौन है? महेंद्र बर्मन प्रथम। मतविलास प्रहसन नाटक के लेखक हैं महेंद्र बर्मन प्रथम। प्रश्न संख्या 49, गुप्त काल में श्रेणियों ने प्रमुख संस्थाओं का गठन किया था। वस्तु के निर्माण और वाणिज्य उद्योग में। प्रश्न संख्या 49 का आंसर डी। सर्वाधिक संख्या में शिलालेख जारी करने वाला गुप्त सम्राट था कुमारगुप्त। कौन था? कुमारगुप्त था। ठीक। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? प्रश्न संख्या 51, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? आकृष्ट वन भूमि को। निम्नलिखित में से कौन सा एक एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस में उल्लिखित अंतःदेशीय बाजारों के लिए दक्षिण के मार्ग का प्रतिनिधि था? प्रश्न संख्या 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिष्ठान और तगर। वेनसोंग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लव साम्राज्य का दौरा किया था? वेनसोंग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लव साम्राज्य का दौरा किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख किया गया था? ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख मिलता है। किस काल में सबसे बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का विस्तार हुआ था? गुप्त काल में। किस काल में? तो गुप्त काल में। किस काल में सबसे बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का विस्तार हुआ था? तो गुप्त काल में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 56, तो इसका आंसर होगा ए, यानी A2 B1 C1। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें 10 मंडल हैं। बिल्कुल सही बात है। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता था? गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूपक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दर्शन संप्रदाय और प्रतिपादक एक तरफ है, तो इसका सही सुमेलित है ये पूर्व मीमांसा जैमिनी। सांख्य के कपिल हैं, तो ये सभी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सा अरब यात्री पाल साम्राज्य को रूहमा कहता था? रूहमा कहता है। कौन सा अरब यात्री पाल साम्राज्य को रूहमा कहता है? सुलेमान। कौन कहता था? सुलेमान। सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया जाने वाला विशाल मंदिर था अंकोर वाट का मंदिर। प्रश्न संख्या 61,
का आंसर होगा अंकोर वाट का मंदिर। सिक्सटी टू, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपको 62 का डी। ठीक है, A3 B4 C2 और D1, 62 का डी। बौद्ध सिद्धांत के संदर्भ में विनय पिटक में है राजा मिलिंद, पूछ रहा है कि बौद्ध सिद्धांत के संदर्भ में विनय पिटक में क्या क्या है। भिक्षुओं का मठवासी जीवन विनियमित करने के नियम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 64, किस वंश के शासक द्वारा कोणार्क का मंदिर बनाया गया था। पूर्वी गंग वंश। मौखरी किस क्षेत्र के शासक थे। गया के। मौखरी किस क्षेत्र के शासक थे, तो मौखरी जो थे वो गया के शासक थे। भारत में वह स्थान जहां सभी पुरापाषाणिक, मध्य पाषाणिक और नवपाषाणिक स्थल पाए गए हैं। भारत में वह स्थान जहां सभी पुरापाषाणिक और मध्य पाषाणिक और नवपाषाणिक स्थल पाए गए हैं। बेलन घाटी। बेलन घाटी भारत में एक ऐसा स्थान है जहां सभी पुरापाषाणिक, मध्य पाषाणिक और नवपाषाणिक स्थल पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कर्क रेखा के निकट स्थित है। प्रश्न संख्या 67। धौलावीरा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के साक्ष्य सुरकोटरा से, ऑप्शन ए। ग्राम सभाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न संख्या 69। ऑप्शन डी, ग्राम सभा वारियम नामक अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती है। प्रश्न संख्या 70। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सी होगा इसका आंसर। ठीक है, A3 B4 A3 B4 C2 D1, 70 का सी। वैदिक काल में चिनाब नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। यानी वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था। अस्कनी के नाम से। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो अस्कनी के नाम से। प्रश्न संख्या 72 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। जैन वह व्यक्ति जिसने अपनी सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली। 72 का डी इज करेक्ट। किसमें 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है। किसमें 16 जनपदों, प्रश्न संख्या 73 किसमें 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसमें 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी जैन और बौद्ध दोनों के धर्म ग्रंथों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है।
निम्नलिखित मगध राजवंशों को कलानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। 74 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 निम्नलिखित महाजनपदों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा बी, 75 का बी। निम्नलिखित में किन अधिकारियों को महिलाओं के अधीक्षण का कार्यभार सौंपा गया था? इथि झाखा महामात्य। ठीक है। प्रश्न संख्या 77 का आंसर हो जाएगा, वह यूनानी राजा नहीं था जिसके पास अशोक ने राजनयिक मिशन भेजा था। तो मैसिडोनिया का जेरेक्सस, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का प्रारंभिकतम साहित्य है? तोलकप्पियम। संगम युग के दौरान निम्नलिखित में से किसे युद्ध और विजय की देवी के रूप में जाना जाता था? कोरवई, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोरवई। महावंश और दीपवंश निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। महावंश और दीपवंश निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गुप्तों की शाही मोहर का पर प्रतीक चिन्ह था। गुप्तों की शाही मोहर पर प्रतीक चिन्ह क्या था? गरुड़ का। महाबलीपुरम में किस पल्लव राजा के शासनकाल में रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। पशुपति की मोहर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, केंद्र में पालथी मोड़े एक आकृति बैठा हुई है। किसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है? किसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है? अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। किसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है? तो अंडाल को। किसको? अंडाल को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अनुष्ठानिक स्नान के स्थान सहित अग्निवेदी कहाँ पाई गई? अनुष्ठानिक स्नान के स्थान सहित अग्निवेदी कहाँ पाई गई? कालीबंगा में। कहाँ पाई गई? कालीबंगा में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? प्रश्न संख्या 86, बी, रंगपुर गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 87, सही सुमेलित नहीं है, बी, चौथा, महंगे समारोह की निंदा। यह सही सुमेलित नहीं है। बिंदुसार के दरबार में राजदूत कौन था? प्रश्न संख्या 88, बिंदुसार के दरबार में राजदूत था डिमाकस। प्रश्न संख्या 88 का आंसर ए, डिमाकस। अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित में से कौन जैन संप्रदाय का थेर था? आर्य सुधर्मा।
मौर्य साम्राज्य के दौरान हिरण्य का क्या अर्थ था? मौर्य साम्राज्य के दौरान हिरण्य का क्या अर्थ था? नगदी में भुगतान किए जाने वाला एक प्रकार का कर था। हिरण्य का अर्थ था नगद में भुगतान किया जाने वाला एक प्रकार का कर। प्रश्न संख्या 92, कोल्हुआ में स्तंभ के शीर्ष पर कौन सा पशु है? एकल सिंह। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सी, ऑप्शन सी, 93 का सी। प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीन का समकालीन नहीं था? मिलिंद। समकालीन, अन्य तीन का समकालीन नहीं था तो मिलिंद नहीं था। स्थूलभद्र निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित थे? प्रश्न संख्या 95, 95। श्वेतांबर। स्थूलभद्र निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित थे। राजा रानी प्रकार के सिक्कों की परंपरा किसने शुरू की थी? प्रश्न संख्या 96, राजा रानी प्रकार के सिक्कों की परंपरा किसने शुरू की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रश्न संख्या 96 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? प्रश्न संख्या 97, हेरोडोटस। वेनसोंग की यात्रा के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का आदरणीय प्रमुख कौन था? वेनसोंग की यात्रा के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का आदरणीय प्रमुख कौन था? आचार्य शीलभद्र। कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। 98 का आंसर बी। वैदिक काल में अघन्य का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न संख्या 99, वैदिक काल में अघन्य का प्रयोग किया जाता था गाय के लिए। अघन्य किसको कहा जाता था? तो गाय को। चोल। प्रश्न संख्या 100, चोल राजाओं में से किस एक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? चोल राजाओं में से किस एक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? तो राजेंद्र ने। प्रश्न संख्या 100 का आंसर हो जाएगा राजेंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत काव्य दरबार की षड्यंत्रों और चंद्रगुप्त मौर्य के सत्तारोहण से संबंधित है? मुद्रा राक्षस। उपनिषद पुस्तकें हैं। दर्शन। उपनिषद क्या है? दर्शन। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदी वर्धन। बौद्ध धर्म में अशोक के धर्म परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म में, प्रश्न संख्या 104, बौद्ध धर्म में अशोक के धर्म परिवर्तन का उल्लेख मिलता है भाब्रू के शिलालेख से। भाब्रू के शिलालेख में उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म के अशोक के धर्म परिवर्तन का। भाब्रू के शिलालेख में। एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा और मंदिर है किसका? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के। एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं जो है वह है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के।
निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से पहला हून राजा कौन था? तोरामन था। कौन था? तोरामन। तोरामन था। प्रश्न संख्या 106 का बी। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 107, निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में उसके नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? यानी अशोक के किस शिलालेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की के लघु शिलालेख में। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल समर्पित है सोम को। गोत्र शब्द पहली बार मिलता है। गोत्र शब्द पहली बार मिलता है। प्रश्न संख्या 109, गोत्र शब्द पहली बार मिलता है ऋग्वेद में। प्रश्न संख्या 110, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में ऋग्वेदिक संस्कृति की सही राजनीतिक संरचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 110 का आंसर बी होगा। तीसरे तमिल संगम के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न संख्या 111, तीसरे तमिल संगम के अध्यक्ष कौन था? नक्कीरर। कौन थे? नक्कीरर थे। मदुरै निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी? पांडे की। पांडे की। ठीक। पृथव्य प्रथम वीर की उपाधि धारण की गई थी समुद्रगुप्त द्वारा। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा उपाधि धारण की गई। पृथव्य यानी प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने। निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 114, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में है? तो अभिधम पिटक। प्रश्न संख्या 115, महाभाष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्याकरण से। किससे संबंधित है? व्याकरण से। किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि एक गुप्त शासक ने हुनों को हराया था? प्रश्न संख्या 116, किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि एक गुप्त शासक ने हुनों को हराया था? भीतरी स्तंभ लेख से। भीतरी स्तंभ लेख से। प्रश्न संख्या 117, निम्नलिखित में से किसका हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसका या किनका हर्षवर्धन को श्रेय नहीं दिया जाता है? हर्षचरितम का, क्योंकि हर्षचरित कौन लिखे? बाण भट्ट ने लिखे। और ये तीनों किताब हर्षवर्धन ने लिखा है, लेकिन ये हर्षचरित्र उन्होंने नहीं लिखा है। कालिदास के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? कालिदास के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? तो कुमार संभवम में। किसमें किया गया है? कुमार संभवम में सती प्रथा का, कुमार संभवम में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष किससे संबंधित है? अनुशासन से। पातिमोक्ष किससे संबंधित है? तो अनुशासन से। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में धर्मघोष शब्द का द्योतक है। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में धर्मघोष शब्द का द्योतक कौन है? धर्म के माध्यम से विजय। धर्म 120 का डी, धर्म के माध्यम से विजय का। प्रश्न संख्या 121, निम्नलिखित में से कौन सा से शासक
प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है? समुद्रगुप्त। पाषाण युग में निम्नलिखित में से किस युग में आमतौर पर सूक्ष्म पाषाण सबसे अधिक मिले हैं? मध्य पाषाणिक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों की पहचान कीजिए। 123 का ए, 124 का डी, 25 डी। प्रश्न संख्या 126, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्त काल की चित्रकला के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है तो प्रश्न 26 का डी, 27 का ई, 128 डी मगध। प्रश्न संख्या 129, साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 29 का बी। उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च माना जाने वाला देवता था प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च माना जाने वाला देवता था प्रजापति। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास क्या था? अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास क्या था? अर्धचंद्राकार था। सिकंदर, प्रश्न संख्या 132, सिकंदर के आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न संख्या 132 का बी। क्या होगा? बी। पोरस ने आक्रमण के प्रयास का प्रतिरोध किया था। हर्ष ने अपनी राजधानी को डैश से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। प्रश्न संख्या 133, हर्ष ने अपनी राजधानी को डैश से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया। थानेसर। कहाँ किया था? थानेसर। निम्नलिखित में से किन्हें नास्तिक माना जाता था? 134, नंद को। नंद को क्या माना जाता था? नास्तिक माना जाता था। प्रश्न संख्या 135, निम्नलिखित में से किसने नहरों और सिंचाई संबंधित रचनाओं का निर्माण करवाया था? महापद्म नंद ने। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कवि और नाटककार का उल्लेख मिलता है? कालिदास। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कवि और नाटककार का उल्लेख मिलता है? तो कालिदास। हर्ष ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कन्नौज में। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मंत्री परिषद और अन्य पदों का उल्लेख मिलता है? मंत्री परिषद और अन्य पदों का उल्लेख मिलता है अशोक के किस शिलालेख में? छठा लघु शिलालेख में। छठा यानी 6th लघु शिलालेख। भारत के संबंध में मेगास्थनीज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही अवलोकन नहीं है? बी। एक 140 का ए, 41 का भी ए, 42 का सी,
43 का बी कहता है कि गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत नाटकों के अनुसार महिलाएं और शूद्र डैश भाषा बोलते थे। तो कौन सी भाषा बोलती थी? प्राकृत भाषा बोलती थी। निम्नलिखित में से किस कृति को तमिल काव्य का ओडिसियस माना जाता है? किस कृति को तमिल काव्य का ओडिसियस माना जाता है? मणि में कलई, मणि में कलई, मणि में कलई, और यानी 144 का डी, मणि में कलई। अंजीरा तोगोई निंदोबारी डैश क्षेत्र में स्थित हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल हैं। बलूचिस्तान में स्थित है। वॉरियर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? वॉरियर कर संग्राहक के लिए। 146 का ए। चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ए। 48 निम्नलिखित 148 प्रश्न संख्या 148 निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने बादामी को चालुक्य से छीन लिया था? यानी किस पल्लव शासक ने बादामी को चालुक्य से छीन लिया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। सातवाहनों के पतन के बाद कर्नाटक क्षेत्र में किस वंश ने शासन किया था? कंदब ने। दक्षिणी राज्यों में उल्कू राजस्व का एक स्रोत था, इसका क्या तात्पर्य था? सिंचाई कर। यानी दक्षिणी राज्यों के उल्कू राजस्व का एक स्रोत था, इसका क्या तात्पर्य था? सिंचाई कर। तो ये था परफेक्शन आईएएस का कंप्लीट टेस्ट सीरीज। अगर अच्छा लगे हो, अगर यह सीरीज अच्छा लगा हो तो इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।